हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, प्रेम ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है और ये बहुत तरीक़ों का होता है। किसी एक प्रेम को केवल प्रेम नहीं कहा जा सकता है, इसकी परिभाषा बहुत विस्तृत है। ऐसे ही कथानक को लेकर कहानी गढ़ी गई है। कहानी का शीर्षक है प्रेम ऐसा भी होता है। कहानी प्रस्तुत है। हम दोनों ने कॉलेज में एक ही दिन ज्वाइन किया था। दोनों में खूब अच्छी निभने लगी थी। मैं उम्र में उससे थोड़ी बड़ी थी, इसलिए वो मुझे दीदी कहती थी। हम दोनों एक दूसरे के विषयों को लेकर एक दूसरों की चुटकियाँ लिया करते थे। कुछ दिन बाद उसकी शादी तय हो गई थी। मैं उसको चिढ़ाया करती थी कि जैसे क्लास में ज़मीन देखकर पढ़ाती हो ना, वैसे ही ससुराल में भी ज़मीन देखकर सबसे बातें करोगी, ख़ास तौर पर अपने पतिदेव से। वो धत कहकर सिर झुका लेती थी। अर्चना ने शादी के लिए छुट्टी ले ली थी, फिर हनीमून पर चली गई थी और फिर ट्रांसफ़र के लिए अपने पति के शहर के लिए ही एप्लीकेशन दे दी थी। मुझे उसके बिना रहने की आदत पड़ती जा रही थी। अर्चना के बिना कॉलेज सूना सूना सा लगने लगा था। कॉलेज की रौनक ही चली गई थी। टिफ़िन खोलते समय भी उसकी बहुत याद आती थी। मन कहता था कि वो तो ससुराल में मज़े कर रही है और मैं दिन रात बस उसको याद करती रहती हूँ। तभी पोस्टमैन दूर से आता दिखा था। मैं उसे दूर से आता हुआ देखती जा रही थी। पोस्टमैन मेरे पास आकर खड़ा हो गया था और मुझे स्पीड पोस्ट वाला लिफाफा दे दिया था। लिफाफा अर्चना ने भेजा था। पत्र में लिखा था, रेवा दीदी, मैं अपने ससुराल वाले गांव अनंतपुर आई हूँ। आप भी छुट्टी लेकर 1 माह के लिए यहाँ आ जाइए। खूब मज़े करेंगे। दीदी, आपको एक बार भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ससुराल वाले कैसे होंगे। सब मुझ पर छोड़ दीजिए। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अर्चना पर भरोसा रखिए। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्चना पर भरोसा किया था और 1 महीने की छुट्टी लेकर अनंतपुर पहुंच गई थी। वहां पहुंचने पर पता चला था कि कल्पना से भी ज़्यादा सुंदर गांव था। पहाड़ की गोद में बसा हुआ गांव, पहाड़ पर बने हुए छोटे छोटे घर, पहाड़ पर लगे हुए पेड़ पौधे, उन पर ची ची करती हुई चिड़िया, धरती का स्वर्ग बसा था वहाँ। मैंने अर्चना से कहा था, सचमुच तुमने तो मुझे स्वर्ग में ही बुला लिया है। उसने हंसकर कहा था, दीदी, हम सभी स्वर्ग में हैं। मुझे आपके प्रकृति प्रेम की जानकारी थी, इसलिए मैंने रोमेश से बात की और आपको यहाँ बुला लिया। मैंने सोचा इसी बहाने हमारे पुराने दिन लौट आएंगे, वरना दूरियां हमें मिलने कहाँ देती हैं। अर्चना की सासू माँ सचमुच बड़ी ममतालु, वो प्यारी प्यारी सी माँ थी। कुक लगी हुई थी, फिर भी वे हम सब का बहुत ध्यान रखती थी। मनुहार कर कर के वे हम सबको सामने बैठकर परोसती थी। पहाड़ी व्यंजनों से लेकर साउथ इंडियन डिशेस तक सुबह से शाम तक बनवाई जाती थी और हम सबको ज़बरदस्ती लाड़ कर कर के खिलाती थी। शाम को हम लोग घूमने निकलते थे और समय समय गांव के एक एक घर के बारे में विस्तार से बताते थे। गांव के ऊपरी कोने में अलग थलग बने हुए एक मकान की तरफ इशारा करते हुए मैंने पूछा था, बिल्कुल एकांत में बसा है ये घर? कोई चहल पहल नहीं है? कोई शांत प्रिय इंसान यहाँ रहता है क्या? मैंने सुमेश से पूछा था।
उन्होंने कहा था, इस बारे में अम्मा ज़्यादा अच्छा आपको बता पाएंगी, मैं इतना अधिक नहीं जानता। उस अकेले घर के चारों तरफ घने पेड़ों की छाया थी। पास से एक पतली सी नदी की धारा बहती जा रही थी। कुछ पास पड़ोस के बच्चे नदी में कागज़ की नाव तैरा रहे थे, जैसे कि उनकी नाव की दूरी के अनुसार ही उनके जीवन की सफलता तय है। अंधेरा होने के पहले हम घर आ गए थे। चाय के दौर के बाद सुमेश ने सासू माँ से कहा था, अम्मा, रेवा दीदी उस सुनसान मकान के बारे में सब कुछ जानना चाहती हैं। उन्होंने कहा था, हाँ रेवा बेटी, सब कुछ बताऊंगी। संक्षिप्त में मैं बता दूंगी, फिर मैं कल तुम्हें उनसे मिलाने ले चलूँगी। रात को अम्मा ने कहा था कि रेवा बिटिया कहानी सुनना चाहोगी या उनसे ही सुनना चाहोगी। मैंने कहा था, अम्मा, उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी ही सुनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। रात को हम सब स्वादिष्ट खाना खाकर सोने चले गए थे, पर सोते समय भी उस मकान की वीरानी मन को परेशान कर रही थी। बच्चों का नाव तैराने का शोर भी उस शांति को भंग नहीं कर पा रहा था। सवेरे चाय पीते समय मैंने अम्मा से पूछा था कि हम उन अम्मा से मिलने कब चलेंगे, तो उन्होंने कहा था, शाम की चाय के बाद। शाम को मैं, अर्चना और सासू अम्मा उस घर की तरफ चल दिए थे। सुमेश ने कहा था, शायद हमारे सामने संकोच का पर्दा पड़ जाए, इसलिए मैं आप लोगों को छोड़कर वापस आ जाऊंगा और फिर ले भी आऊँगा। हम लोग भी सुमेश से सहमत हो गए थे। थोड़ी देर में हमने उनके दरवाजे पर जाकर सांकल बजा दी थी। दरवाज़ा एक लड़की ने खोला था। अंदर से आवाज़ आई थी, कौन है रेवती? रेवती ने हमें अंदर आने का इशारा करके कहा था, नीची पहाड़िया वाली काकी आई हैं। रेवती ने हमें एक बड़े से हॉल में बिठाया था। हॉल से गुजरे हुए ज़माने का वैभव छलका पड़ रहा था। अंदर से एक बुजुर्ग सी महिला छड़ी का सहारा लेकर हॉल में आई थी। सासू अम्मा अर्चना ने उन्हें झुककर प्रणाम किया था। मैंने भी वैसा ही किया था। मेरी तरफ इशारा करके उन्होंने पूछा था, इनको नहीं पहचाना? सासू माँ ने बताया था कि अर्चना बहू की सहेली हैं। वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी। सासू माँ ने कहा था कि आपके बारे में कुछ जानना चाहती हैं। आपका मकान, वो आसपास का वातावरण इनको बहुत अच्छा लगा है, पास से देखना चाहती थी। वो मुस्कुराती हुई बोली, अब तो यहाँ सिर्फ हवा की गूंज सुनाई देती है, बोलने वाले तो रहे नहीं, पर एक ज़माने में यहाँ घंटे गहराते थे। मेरी जैसी गंभीर लड़की भी उसमें भटक गई थी। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक मकान बना है। अच्छे खासे समृद्ध लोग हैं। वहाँ मेरा मायका है। मेरे भतीजे और उनका परिवार वहाँ रहता है, लेकिन मुझसे उनका कोई रिश्ता अब नहीं है। बात सालों साल पुरानी है, जब ये बुढ़िया 16 वर्ष की मंदो हुआ करती थी और इस घर का लाडला इकलौता बेटा चंदर इस घर में धमाचौकड़ी मचाया करता था। ससुर विक्रांत सिंह का पूरे गांव में दबदबा हुआ करता था। दूर जहाँ तक निगाह जाती थी, बस उन्हीं की ज़मीन थी। अनाज से गोदाम भरे पड़े रहते थे। उनकी पत्नी जसविंदर बड़ी प्यारी, सलोनी, भगवान से डरने वाली महिला थी। हर ज़रूरतमंद की सहायता
करती थी, कहा करती थी, भगवान ने शायद इसीलिए हमें काबिल बनाया है ताकि हम उनकी सहायता कर सकें। चंदर बहुत ही शोख शरारती लड़का था, मगर बहुत ही भावुक था। मंदो अपनी सहेलियों के साथ बागानों में यहाँ वहाँ भटकती रहते थे। मंदो पढ़ने में अच्छी थी, इसलिए उसका अपनी सहेलियों के बीच दबदबा था। मंदो स्वभाव से गंभीर थी। कभी कभी इधर से उधर आते जाते चंदर से उसकी मुलाकात हो जाया करती थी। पता नहीं क्यों उसे लगता था कि चंदर उसे एकटक देखा करता है। उसके नाम से सहेलियां उसे चिढ़ाया करती थीं। देख, उधर वो चंदर आ रहा है। उसके मुड़ के देखने पर सब ताली बजाकर हंस पड़ते थे। मंदो की सहेलियों के ग्रुप में उसके पड़ोस में रहने वाली परी भी शामिल थी। मंदो ने सहेलियों से कहा था, ऐसे मजाक मत किया करो। घर तक हवा पहुंच गई तो मुझे खोद कर गाड़ देंगे। सभी लोग हंसना भूल गई थी। वो एक दूसरे का चेहरा देखने लग गई थी। उस दिन शाम को जब मंदो घर आई थी तो न जाने क्यों सहमी सहमी सी थी। उसने खुद से ही पूछा था कि ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं, फिर वो क्यों डर रही है। तभी बड़े वाले ताऊ जी की आवाज़ आई थी, मंदो, घर का कुछ काम भी सीखती हो कि खाली किताबें पढ़ने से ज़िंदगी पार हो जाएगी। कल से तेरी ताई से सब्जी बघाड़ना सीखना शुरू कर। मंदो हाँ जी कहकर बिस्तर में अम्मा के पास दुबक गई थी। मंदो जाने क्यों ताऊ जी की नज़र में चढ़ सी गई थी। अगले दिन ताई जी से बोले थे, घर की बड़ी बनी बैठी हो, पंडित घराने की लड़की कहाँ कहाँ घूमती फिरती है, कुछ पता भी रखती हो। ताई जी ने हाथ नचाते हुए कहा था, तो क्या करें, अभी लड़कई से चूल्हे में झोंक दें। खेलने खाने पढ़ने लिखने के दिन है, वही करती है। तुम तो सठिया गए हो। ताऊ जी चुप हो गए थे। ताई जी के आगे उनकी चलती भी नहीं थी। अगले दिन शाम को परी खेलने के लिए बुलाने आ गई थी। मंदो ने बड़ी ताई से पूछा था, ताई जी, सब्जी बघाड़ना कब सिखाएंगी। ताई जी ने हंसते हुए कहा था, जा खेल जाके सहेलियों के साथ, सब्जी तो जिंदगी भर बघाड़नी है। मंदो उछलती कूदती चली गई थी। उस दिन चंपा व मालती पीछे पड़ गई थी कि आंख मिचौली ही खेलेंगे। बाकी सबने भी उनका साथ दिया था। मंदो की बारी आई थी और उसकी आंख में पट्टी बांध दी गई थी। मंदो यहाँ वहाँ भटकती हुई पेड़ का तना पकड़कर उसके पीछे खड़े इंसान को पकड़कर चिल्लाई थी, पकड़ लिया। और उसी समय सभी सहेलियों की संवेद हंसी सुनकर उसने आग की पट्टी निकालकर फेंक दी थी। हे भगवान, ये तो चंदर था। वो पसीने पसीने हो गई थी। लड़कियां भाग गई थी और वो सोच रही थी कि काश धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। धरती तो नहीं हिली, पर चंदर के होठ हिले थे। मंदो, घबरा मत, ये भी ईश्वर की ही कोई लीला है। मेरे दिल में तेरी क्या जगह है तू नहीं जानती, पर अगर तेरे दिल में भी कोई जगह हो तो कल नदी किनारे शाम को आ जाना। नहीं आई तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। मंदो को कुछ याद नहीं रहा था। वो दोनों कान बंद करके बस भागती चली जा रही थी। घर के दरवाजे पहुंचकर उसने अपनी सांस बराबर की थी और धीरे से कमरे में घुसकर पढ़ने बैठ गई थी। बुआ कमरे में आई थी तो बोली थी,
अभी से पढ़ने बैठ गई? हाँ, आज होमवर्क ज़्यादा है इसलिए। उसने आवाज़ की कपकपाहट को छिपाते हुए कहा था। शायद उस कपकपाहट को बुआ भांप भी नहीं पाई थी। दो ताई अम्मा, दो चाची, वो बुआ तथा दो बहनों, वो एक चचेरे भाई के परिवार में अपने आप को छुपाने के लिए मंदों को ठंड का बहाना करके रजाई ओढ़नी पड़ी थी। दूसरे दिन क्लास में चंपा, परी व रूपा की आंखों में शरारत छुपी हुई दिख रही थी। इंटरवल में चंपा ने पूछा था, आज खेलने चलेगी? उसने ना में सिर हिला दिया था। लेकिन जब शाम को परी बुलाने आई थी तो वो चल पड़ी थी। पैर यंत्रवत चल रहे थे, जैसे चंदर की पुकार पर बढ़ते चले जा रहे हों। रोज की खेलने की जगह पर जब वो पहुंची थी तो मंदों ने सहेलियों को कल की सारी बात बताकर कहा था कि चंदर नदी किनारे उसका इंतज़ार करेगा। न जाने पर मरने की बात कह रहा था। सब सहेलियों ने तय किया था कि उसे जाना चाहिए और तब तक वे सब यहीं खेलती रहेंगे। मंदू धीरे धीरे कदम उठाते हुए चंदर की पीठ के पीछे पहुंची थी। चंदर ने कहा था, मैं जानता हूँ कि तू आई है। मैं ये भी जानता था कि तू ज़रूर आएगी। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ कि हम नहीं मिला करेंगे, उसने मंदो ने कहा था। मैं पंडित परिवार की लड़की हूँ, तू पंजाबी ठहरा। मेरे घर वाले मार कर गाड़ देंगे मुझे। तेरी तू जान। चंदर ने कहा था कि मेरे घर वाले भी आराम से नहीं मानेंगे, लेकिन औलाद के आगे इंसान झुक ही जाता है। मैं तो जाने कब से तुझे छुप छुप कर देखा करता था। मन तो मैं भी बहुत इंतज़ार नहीं करना चाहता, बस तुझे जल्दी से पा लेना चाहता हूँ। मंदो ने अपनी सहेलियों से बात करके बताने को कहा था। चलते समय मंदो ने कहा था, चंदर के बिना जीना पड़ा तो जहर खा लेगी। चंदर ने उसके होठों पर उंगली रख दी थी। प्रथम छुअन ने मंदो को कपकपा दिया था। मंदो ने सभी सहेलियों से बात की थी। उस दिन सभी गहन चिंतन में डूबी अपने अपने घर चली गई थी। अगले दिन सभी खेलने की जगह इकट्ठी हुई थी। वो सर्वसम्मति से तय किया था कि गांव के बाहर के मंदिर में दोनों की शादी चुपचाप कर दी जाए। जब शादी हो जाएगी तो घर वाले अपना ही लेंगे। दोनों की शादी फिर से करवा देंगे। सभी सहेलियों ने अपने अपने भाई बहनों की कसम खाकर राज को राज बनाए रखने की कसम खाई थी। मंदो ने चंदर को सब कुछ बता दिया था। उसने कहा था कि वो भी अपने पक्के दोस्त रमेश को ये राज बताकर उसे विश्वास में ले लेगा, ताकि अगर किसी पुरुषोचित कार्य की ज़रूरत हो तो वो कर सके। सभी सहेलियों ने अगले सप्ताह में एक दिन की छुट्टी ले ली थी। घर वालों को इस बात का पता नहीं था। वे सभी कॉलेज गई थी। यथा समय सभी मंदिर में पहुंच गए थे। सभी सहेलियों ने अपना अपना जेब खर्च इकट्ठा करके साड़ी, चुनरी, चूड़ी, पायल, बिछिया, सिंदूर वो अन्य सब सामान की व्यवस्था कर ली थी। रमेश पंडित था जाति से, इसलिए उसने श्लोक का उच्चारण किया था और इन अपरिपक्व बच्चों ने वो शादी संपन्न करवा दी थी। शादी के बाद प्रश्न ये उठा था कि दूल्हा दुल्हन जाएं कहाँ।
चंदर ने प्रस्ताव रखा था कि पहले मंदो के घर आशीर्वाद लेने चलते हैं, फिर आगे की देखी जाएगी। वहाँ पहुँचने पर गेट के पास कुर्सी डालकर बैठे हुए बड़े ताऊ जी की कड़कदार आवाज़ गूंजी थी, हिम्मत मत करना गेट के अंदर पाँव रखने की, हड्डी का चूरा भी न मिलेगा। चंदर ने हाथ जोड़कर कहा था, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। बड़े ताऊ ने कहा था, जाओ जी जहाँ चाहे, देर तक खड़े रहोगे तो न जाने क्या हो जाएगा मेरे हाथों से। अंदर खिड़की दरवाज़ों से तमाम चेहरे झांक रहे थे और मंदो अपनी बिछिया पहने हुए पैरों के अंगूठे से ज़मीन खुरच रही थी। चंदर ने मंदो का हाथ कसकर पकड़ लिया था। वो कहा था, अभी एक ठिकाना और है, चलो चलते हैं। वे दोनों चंदर के दरवाजे पर पहुंच गए थे और उससे पहले पहुंच गई थी मंदो वो चंदर की शादी की खबर। बाद में पता चला था कि गांव के एक चरवाहे ने मंदिर में शादी होते हुए देख ली थी। वो उनके आने के पहले ही पूरे गांव में खबर हो गई थी। चंदर के दारजी बाहर कुर्सी डाले बैठे थे। उन्होंने उन दोनों को देखते ही चंदर की अम्मा से कहा था, इनसे कह दे कि ये कहीं भी जाएं, इस घर में इनके लिए जगह नहीं है। आज से ये मेरा बेटा नहीं, इसने एक दूसरी बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। ये कहकर वे अंदर चले गए थे। अम्मा उन दोनों के पास आई थी तो मंदो ने झुककर उनके पांव छू लिए थे। फिर कहा था, अम्मा अब तो आपकी शरण में ही आ गई हूँ। माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। हमने गलती की है, पर बड़े तो बच्चों को हमेशा से माफ़ करते आए हैं। अम्मा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वे वापस आने का इशारा करती हुई अंदर चली गई थी। करीब 1 घंटे के बाद अम्मा हाथ में पूजा की थाली, जल का लोटा लेकर बाहर आई थी। दीपक वाली थाली से मंदो की आरती उतार कर टीका लगाया था, वो हाथ पकड़कर अंदर ले गई थी। चंदर मंदो की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। रात को मंदो ने चंदर से कहा था, तेरे अम्मा वो दारजी बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी बहुत सेवा करूँगी। हाँ करना, पर तेरा रिश्ता तो हमेशा के लिए उस घर से टूट गया, उसका क्या? चंदर ने कहा था। मेरी किस्मत, कहकर मंदो रोने लगी थी। जिंदगी सुख से गुजरने लगी थी। खबरें इधर से उधर आती जाती रहती थीं। मंदो को सबकी याद बहुत आती थी, पर वो अम्मा के सामने कभी भी रोती नहीं थी। 3 साल बाद बेटे रोहन का जन्म हुआ था और उसके 2 साल बाद बिंदिया का। ईश्वर ने मंदो का जीवन जैसे सोने की कलम से लिखा था। सुखों में डूबी थी वो। माँ जैसी अम्मा, पिता जैसे दारजी और कृष्ण जैसा चंदर। उसे अपने भाग्य पर यकीन नहीं होता था, मगर न जाने किसकी नज़र लग गई थी। अम्मा को बुखार आ गया था और चंदर उन्हें दिखाने शहर के अस्पताल ले गया था। दोनों ट्रक में बैठकर गए थे। ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे और दोनों गहरी खाई में ट्रक के साथ साथ समा गए थे। वो बेहोश हो गई थी तो दारजी ने उसे संभाला था। आज से मेरी दुनिया बस तू वो ये बच्चे हैं। सब बुरा भूलने की कोशिश कर, आगे बच्चों का भविष्य देख, इनके लिए हमें जीना है। हालांकि दारजी उससे छुपा कर आंसू पोंछा करते थे। समय बीतता गया। प्रेम विवाह करने की सज़ा तो मंदो को बार बार मिली। माँ के अंतिम दर्शन करने गई थी, पर घर वालों ने
गेट के अंदर तक नहीं जाने दिया। सूनी आंखें लिए वापस आ गई थी। दारजी ने आंसू पोंछे थे। कहा था, मैं हूं ना तेरा माई बाप सब। बच्चे बड़े हुए तो हॉस्टल में रखकर ऊंची पढ़ाई करवाई थी। दोनों विदेश में बस गए और मुझे ताना मारकर वहीं प्रेम विवाह कर लिया था। कहा था, जब तुम उस ज़माने में प्रेम विवाह कर सकती हो तो हम आप क्यों नहीं कर सकते। सही थे वो दोनों, लेकिन हमने तो अपने माँ बाप को अपनाने का मौका दिया था ना, पर उन लोगों ने तो मुझे वो मौका नहीं दिया। उन्होंने तो हमारा सपना तोड़ा। इस लंबी यात्रा में कुछ वर्ष पहले दारजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। कुछ समय पहले दारजी ने पूरी जायदाद, वो घर के बाग बगीचे, बैंक खाते सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया था। मुझसे बोले थे, तुझे जो ठीक लगे वो करना। उनकी नज़रें पारखी थीं। आज बेटा बेटी जायदाद बेचकर खुद विदेश में ही रहना चाहते हैं। मुझ पर बार बार जोर डाला गया कि मैं सब कुछ उनके नाम आधा आधा कर दूं। वे मेरे लिए वृद्धाश्रम में अच्छी व्यवस्था करवा देंगे। मैंने मना कर दिया था। उन्होंने ये प्रस्ताव भी रखा था कि मैं उन दोनों में से किसी के साथ विदेश में भी रह सकती हूँ। मैंने वो भी अस्वीकार कर दिया था। ये दारजी की डेयरी है। इस तक आने के लिए मैंने पूरा खानदान छोड़ा है। ये डेयरी मेरे बाद या तो स्कूल बनेगी या धर्मशाला। नाम तो दारजी का ही चलेगा, जिन्होंने दूसरों की छोड़ी हुई बेटी को अपनी बेटी बना लिया। बच्चों, प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है। चंदर से लेकर दारजी तक और मंदो से लेकर अम्मा तक। मंदो जी अपने आंसू पोंछ रही थी और हम भी अपने अपने आंसू पोंछते हुए उठ खड़े हुए थे। ये अद्भुत प्रेम कहानी दिमाग को झंकृत कर चुकी थी। नमस्कार।